नमस्कार। जैसा कि आपका साझेदारी फर्म का विघटन वाला यूनिट चल रहा है, जिसमें एक लास्ट वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में यानी डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में इसका बेसिक देख चुके थे। फिर उसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है वो देख चुके थे। और फिर नेक्स्ट यानी जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में जो बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में बात कर चुके थे। और उसके अलावा सेटलमेंट और अकाउंट्स के बारे में बात कर चुके थे, यानी खातों का निपटान किस प्रकार से किया जाता है फर्म के समापन पर। और जो प्रमुख सेक्शन है धाराएं, तो उसके बारे में बात कर चुके थे। और इसके अलावा इन एबिलिटी ऑफ ए पार्टनर्स टू कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स डेफिशिएंसी के बारे में बात कर चुके थे। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख चुके थे। अब इसमें आज स्टार्ट करेंगे यानी बेसिक और जो नॉर्मल अकाउंटिंग था किस प्रकार से बेसिक किया जाता है वो देख चुके थे। अब इसमें जो जैसे आपका जो फर्म होती है तो उसका समापन हो जाता है, तो संपत्तियों को बेचा जाता है और इसके अलावा जो लायबिलिटीज उनका भुगतान किया जाता है। तो उनके रिगार्डिंग एक रियलाइजेशन यानी वसूली खाता तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? वसूली खाता तैयार किया जाता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो वसूली खाता इसलिए तैयार किया जाता है, जो भी संपत्ति है, लायबिलिटीज है, उनको बेचने और उनका पेमेंट करने के बाद में जो एक्सेस होता है या शॉर्ट होता है, ठीक है, एंड जो भी लाभ हानि होता है, जो वसूली खाते के माध्यम से याद किया जाता है। और जो भी लाभ हानि होता है उसको जो पार्टनर्स होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। तो पहले देखेंगे कि आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है, वसूली खाता है, उसका प्रारूप क्या है, डेबिट साइड में कौन सी मदें आती है और क्रेडिट साइड में कौन सी मदें आती हैं। तो ये मदें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, तभी आपका जो एग्जाम क्वेश्चन है वो सोल्यूशन हो पाएगा उस क्वेश्चन का। यहाँ पे देखते हैं पहले, यानी रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रारूप है, डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट और सीआर साइड पर्टिकुलर अमाउंट है। पहले यहाँ पे सीआर साइड की देखते हैं मदें। तो सीआर साइड में कौन कौन सी मदें आएगी, ये मदें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो बैंक लोन मॉर्गेज आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक लोन मॉर्गेज है वो आ जाएगा, जो भी राशि है वो आ जाएगी। उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी जो विविध लेनदार है वो आ जाएंगे। इसके अलावा बिल्स पेबल आ जाएगा, यानी बीपी आ जाएगा। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर संस्था ने कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो वो आ जाएगा। इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, यानी बकाये खर्चे, वो आ जाएगा। और इसके अलावा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी जो भी डाउटफुल डेब्ट्स के रिगार्डिंग जो भी प्रावधान है, प्रोविजन बनाया गया है, उसकी राशि आ जाएगी। इसके अलावा कैश या बैंक अगर नगद प्राप्त हुआ है या बैंक चेक से हुआ है तो संपत्ति को बेचने पर जो भी पैसा प्राप्त होता है वो आ जाएगा। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में क्या आ जाएगा कि असेट्स टेकन बाय द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर द्वारा जो व्यापार की संपत्ति है वो अपने द्वारा ले ली गई है और उसके बदले में उसने भुगतान कर दिया हो तो वो आ जाएगी। और इसके अलावा जो लॉस है तो लॉस इधर आ जाएगा आपके शेयर साइड में, एंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी लॉस होगा, जो भी पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट शेयरिंग यानी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे लॉस को। और इसके अलावा लॉस है ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यानी जो भी फंड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये शेयर साइड की मदें आ जाएगी और जो भी मदें आएगी उनका हम टोटल लगा देंगे। और अब बात करते हैं डेबिट साइड की मदों के। डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी मदें आएगी। एक तो आएगा आपका इंटेंजिबल असेट्स एंड अदृश्य संपत्ति आ जाएगी, उसकी राशि आ जाएगी। फिर लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आ जाएगा। इसके अलावा लोन्स टू अदर पार्टीज आ जाएगा, ठीक है। और बिल्स रिसिवेबल बीआर आ जाएगा, सन्डी डेटर्स आ जाएंगे, विविध देनदार आ जाएंगे। इसके अलावा कैश या बैंक है एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, जो भुगतान किया है कैश में या चेक के माध्यम से वो आ जाएगा। इसके अलावा कैश या बैंक में पेमेंट ऑफ अन्य रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट किया है वो आ जाएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में लाइबिलिटी एजम्ड बाय द पार्टनर्स वो आ जाएगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। फिर प्रॉफिट में प्रॉफिट साइड से आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, जो भी रियलाइजेशन अकाउंट तैयार किया जाता है उसमें जो प्रॉफिट आता है वो जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और दोनों का टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो ये परफॉर्मा रियलाइजेशन या वसूली खाता देख चुके हैं। अब इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो अच्छी तरह देखिए न्यूमेरिकल को। अब पूरा आपका न्यूमेरिकल चलेगा, यानी जो ये चैप्टर आपका
अरे संभवतः नेक्स्ट एक वीडियो कम से कम इसका और बनेगा, तो संभवतः आपका जो थर्ड पार्ट बनेगा उसमें कंप्लीट करने का विचार करेंगे। अगर रह जाता है तो नेक्स्ट चौथा वीडियो बन सकता है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरे वीडियो में आपका जो ये चैप्टर वर्तमान में चल रहा है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यानी सुप्रिया एंड मोनिका कौन है, दो पार्टनर है, एक तो है सुप्रिया है, सुप्रिया एंड मोनिका आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, यानी 3:2 का अनुपात है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2020, यानी दो पार्टनर सुप्रिया और मोनिका है जो 3:2 के रेशियो में है, और उनका 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट दिया गया है। अब बैलेंस शीट देखते हैं दोनों का। एसेट साइड में देखें तो कैश एंड बैंक है 40,500 की, राशि ध्यान रखना है। स्टॉक है 75 रुपये का, और सन्ड्री डेटर्स है यानी विविध देनदार है 21,500 की थे, जिसमें से प्रोविजन बनाया गया है डाउटफुल डेब्ट्स का 500 का, तो 21,000 रुपये शुद्ध रह गए हैं। और फिक्स्ड असेट्स और स्थायी संपत्ति 36,500 की है। टोटल जो असेट्स हो 1,05,500 की हो गई। अब लाइबिलिटी साइड में देखें, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड देखते हैं तो सुप्रिया कैपिटल है 32,500 है, मोनिका की यहाँ पे 11,500 है, सन्ड्री विविध देनदार 48,000 के हैं, और जनरल रिजर्व यहाँ पे कितने देर के 13,500 के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइबिलिटीज आपकी 1,05,500 हो गया, एसेट्स हो गए 1,05,500। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से यहाँ पे समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करना है, फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करना है, बैलेंस शीट तैयार करनी है। अब किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। तो द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2020, यानी 31 मार्च को फर्म का समापन हो चुका है। अब क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म विथ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी फर्म की पुस्तकों को बंद करना है, निम्न सूचनाओं के साथ में करना है। अब इसमें 5 प्रकार की इन्फॉर्मेशन देखिए कौन कौन सी दे रखी है। एक तो है डेटर्स रिलीज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी जो देनदार है 5% पैसा इनसे कम मिलेगा। इसके अलावा स्टॉक रिलाइज एट ₹7,000, यानी स्टॉक का मूल्यांकन 7,000 रुपये किया गया है या इसको बेचा गया है। पहले स्टॉक 7500 का था, अब कितना हो गया 7,000 का। फिक्स्ड असेट्स रिलीज एट ₹42,000, जो स्थायी संपत्ति है उसका मूल्यांकन पहले स्थायी संपत्ति 36,500 की थी, बाद में 42,000 का किया गया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, यानी जो वसूली खाता तैयार किया गया है, तो उस वसूली खाते के अंतर्गत जो भी कार्य किया गया है, संपत्तियों को बेचने का, पेमेंट करने का, एक्सेट्रा जो भी खर्चे होते हैं, तो उस पर जो खर्चे हुए हैं फर्म के समापन पर 1,500 रुपये खर्चा हुआ है। और इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, यानी जो लेनदार हैं उनको पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया गया है। तो रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। ठीक है, तो यही पहले बैलेंस शीट देख चुके हैं, फिर इसके बाद में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो देख चुके हैं। अब इसके माध्यम से जनरल एंट्री करनी है, तो पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं, फिर बाद में जो आपकी जनरल एंट्री किस प्रकार से की जाएगी वो सेपरेट देखेंगे। यहाँ पे पहले प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब जो ये राशि देखते हैं, पहले तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट के देखते हैं, फिर आपका दूसरा अकाउंट देखेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पर जो 500 रुपये का प्रोविजन किया गया था वो 500 आ गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स का भुगतान कर दिया 48,000 रुपया। बैंक में देखते हैं तो डेटर्स आपके कितने के थे, 21,000 के थे, फिर उसमें से 5% का प्रोविजन बनाया है, तो 20,425 आ गया। स्टॉक 7,000 रुपये का मूल्यांकित किया गया है, और फिर असेट्स आपकी पहले 36,500 की थी, 42,500 हो गई है। तो टोटल देखें तो आपका 1,17,925 शेयर साइड का योग आ गया। और डेबिट साइड में देखते हैं तो असेट ट्रांसफर करते हैं, तो स्टॉक 7500 का हो गया पुराना, फिर आपका सन्ड्री डेटर्स 21,500 के थे, फिक्स्ड असेट्स आपकी 36,500 की थी। बैंक साइड में देखते हैं तो क्रेडिटर्स आपके 48,000 के थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500 के हुए हैं, और यहाँ तक का, और यहाँ तक 1,17,925 में यहाँ तक का योग करेंगे तो इनको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 3,225 रुपये का, कितने का 2,925 का हो जाएगा। जिसको जो रिमेनिंग पार्टनर है, यानी दोनों पार्टनर है, वो जो इनका रेशियो 3:2 में इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइडेड कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये राशि आया है रियलाइजेशन अकाउंट में। और फिर इसकी अब एंट्री देख लेते हैं, यानी इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहा है वो देख लेते हैं। यानी ये तो आपका हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को और देखते हैं, तो इनकी जो प्रारंभिक पूंजी थी, यानी बैलेंस बीडी 32,500 और 11,500 आ गया। रिजर्व फंड था, तो रिजर्व फंड जो भी रिजर्व फंड है ओल्ड शेयरिंग रेशियो में डिवाइडेड कर दिया है। और इसके अलावा जो रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ था, एक को 1,755 का हुआ था, एक को 1,170 का हुआ था, टोटल दोनों का इस साइड आ गया। तो जो बैलेंस सीडी आ जाएगा, यहाँ पे बैंक आ जाएगा, 42,355 तो आ जाएगा सुप्रिया का, और मोनिका का आ जाएगा 18,070 रुपया। तो इस प्रकार से राशि निकाली गई है।
ठीक है, अब इसकी एंट्री देखेंगे। अब आगामी जो आपके एग्जाम्पल आएंगे उसमें वो डिटेल से देख लेंगे इनको। अभी एंट्री देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, यानी एंट्री यहाँ पे जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी जस्ट नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो एंट्री किस प्रकार से की जाती है वो देखते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। यानी किसके लिए एंट्री की है, असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी असेट्स को ट्रांसफर किया गया है। तो टोटल असेट्स कितनी हो गई थी, 65,500, जैसे कि अभी देख चुके थे। तो 7500 रुपये का आपका स्टॉक था, 21,500 आपके डेटर्स थे और फिर स्थायी संपत्ति 36,500 की थी। इस प्रकार से एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। फिर नेक्स्ट आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 48,000 रुपये के आपके विविध लेनदार थे और 500 रुपये का आपने प्रोविजन बनाया है, तो 48,500 हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स की जो टोटल आई थी 69,425 रुपये की असेट्स यहाँ पे आई थी। और फिर नेक्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, यानी क्रेडिटर्स एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, यानी जो भी आपके 1,500 रुपये यहाँ पे रियलाइजेशन का जो खाता तैयार किया गया उसमें एक्सपेंसेस हुए हैं, उसके अलावा 48,000 रुपया क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया है, तो दोनों एंट्री एग्जिट कर दी गई है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया 49,500। नेक्स्ट है जो प्रॉफिट हुआ था रियलाइजेशन पर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुप्रियाज टू मोनिकाज कैपिटल है, 3225 का टोटल प्रॉफिट हुआ था, जैसा कि अभी राशि देख चुके थे, जिसमें 3:2 रेशियो में यानी 1755 1170 आ गया था। फिर जनरल रिजर्व इनके पास में था, कितने का था, बैलेंस शीट में 13,500 का था, तो इसको 3:2 रेशियो में डिवाइडेड कर देंगे, होल्ड शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुप्रियाज कैपिटल टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट कर देंगे, 81,154 रुपये आ गया। नेक्स्ट है जो इनकी कैपिटल आई थी लास्ट में सुप्रिया की और मोनिका की, सुप्रिया की 42,355 आई थी, वो मोनिका की आई थी 18,070 आई थी, टू बैंक अकाउंट इन इसको, यानी फाइनल अकाउंट्स ड्यू पेड टू ट्रांसफर, फाइनल अकाउंट्स ड्यू पेड टू पार्टनर्स, यानी जो अंतिम जो ये पार्टनर है इनको जो पेमेंट किया जाएगा फर्म द्वारा वो कितना किया जाएगा, एक को 42,355, एक को 18,070, टोटल 60,425 रुपये पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखते हैं पहले। अब एंट्री किस प्रकार से की जाती है, फिर इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे उसमें आपके कंफ्यूजन पूरे दूर हो जाएंगे। जनरल एंट्रीज है, एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स किसकी है, यानी फॉर ट्रांसफर फॉर असेट्स, यानी संपत्तियों को ट्रांसफर करने की एंट्री किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें क्या बता रखा है, ऑल असेट्स अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग कैश। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, यानी सभी प्रकार की संपत्तियां सिर्फ किनके अलावा, यानी केस हो या बैंक एंड द फिक्टिव असेट्स, यानी काल्पनिक संपत्ति, यानी केस, बैंक और काल्पनिक संपत्ति को छोड़कर, इफ एनी आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक्स वैल्यू, यानी डेबिट कर देंगे इनको ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ देयर बुक वैल्यू, यानी जो पुस्तक मूल्य है उस पर इनको ट्रांसफर कर देंगे। इट मे बी नोटेड दैट सन्ड्री डेटर्स आर ट्रांसफर्ड एट ग्रोस वैल्यू, यानी जो भी विविध देनदार होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाएगा, किस पे किया जाएगा, ग्रोस वैल्यू पर, यानी ना कि नेट वैल्यू पर, ग्रोस वैल्यू पर ट्रांसफर कर देंगे। एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इट्स ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड, यानी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, यानी किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट के अकाउंट अलोंग विथ लायबिलिटीज। द सेम थिंग विल अप्लाई टू फिक्स असेट्स, यानी ये सेम पोजीशन स्थायी संपत्ति पर लागू की जाएगी। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेनेड, अगर स्थायी संपत्ति डेप्रिसिएशन लगाया जाना जरूरी है तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो कर देंगे। अब कैसे करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी फॉर ट्रांसफर टू असेट्स की हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट असेट्स एंड यानी व्यक्तिगत रूप से जो भी संपत्ति है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो भी फर्नीचर है, आपके मशीनरी है, ठीक है, एक्सवाइजेड जो भी है वो यहाँ पे व्यक्तिगत इंडिविजुअली रूप से पर्टिकुलर असेट्स का नाम आ जाएगा। दूसरी एंट्री देखते हैं, तो फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी दायित्वों का भुगतान करेंगे, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट्स इंक्लूडिंग प्रोविजंस, यानी जो बाह्य लायबिलिटी होते हैं, अब उसमें आपके कौन कौन से खाते हैं, एंड प्रोविजन भी जिसमें शामिल किया गया है, इफ एनी किसी प्रकार का अगर प्रोविजन भी है, आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यानी क्रेडिट साइड में इनको ट्रांसफर कर देंगे। अब एंट्री हो जाएगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी लायबिलिटीज जो भी है इंडिविजुअली उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, वो जो राशि आ जाएगी। नेक्स्ट तीसरी एंट्री देखते हैं, महत्वपूर्ण एंट्री है फॉर सेल ऑफ असेट, अगर संपत्ति का बिक्री किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार से उसको ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी, पैसा प्राप्त होगा बैंक करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी संपत्ति का जिस मूल्य पर संपत्ति को बेचा गया। नेक्स्ट है चौथी एंट्री फॉर एन असेट्स टेकन और बाय अ पार्टनर, अगर जो व्यापार की संपत्ति है अगर उसको किसी पार्टनर द्वारा ले लिया जाता है या टेकन कर लिया जाता है
तो उस समय ओवर बाय टेकन किसी पार्टनर द्वारा, तो उस संबंध में एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। और जो असेट्स की वैल्यू है ऊपर तीसरी एंट्री में विथ द सेम वैल्यू पे यहाँ पे राशि की एंट्री होगी। और चौथी एंट्री है अगर किसी पार्टनर द्वारा संपत्ति को ले लिया जाता है तो विथ द अमाउंट असेट्स आर टेकन ओवर, जिस मूल्य पर राशि किसी पार्टनर द्वारा ली गई है संपत्ति, वो राशि यहाँ पे आ जाएगी। पांचवी एंट्री है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अगर दायित्व में भुगतान करेंगे, दायित्व में भुगतान करेंगे तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट हो जाएगा। और एक्चुअल राशि कौन सी आएगी? विथ द अमाउंट एट विच सेटल्ड, यानी जो भी सेटल की गई है राशि वो यहाँ पर राशि आ जाएगी। इस 5 एंट्री हो चुकी है कंप्लीट। अब छठी एंट्री देखें। इन फॉर ए लाइबिलिटी विच ए पार्टनर टैक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज, यानी लाइबिलिटी का अगर किसी पार्टनर द्वारा रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व ले लिया जाता है तो उस समय में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब 7 नंबर की एंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, 7वें नंबर की। फॉर सेटलमेंट विद द क्रेडिटर्स थ्रू ट्रांसफर ऑफ असेट्स व्हेन ए क्रेडिटर एक्सेप्ट एंड असेट इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, नो जनरल एंट्री नीड टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है। नेक्स्ट है बट इफ द क्रेडिटर एक्सेप्ट एंड असेट्स ओनली एज पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ हिज या हर ड्यूज, the entry will be made for cash payment only. For example, जैसे देखते हैं तो एक creditor to whom rupee 10,000 was due accept office equipment worth 8,000 and it's paid 2,000 in cash, no the following entry shall be made for the payment of rupee 2,000 only की हो जाएगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट हो जाएगा। और इसके अलावा नीचे और बता रखा है however when a creditor accept and assets whose value is more than the due amount he or she pay cash to the firm for the difference for which the entry will be, तो यहाँ पे डिफरेंस की जो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है 8वें नंबर की। फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, यानी रियलाइजेशन पे जो खर्चे किए गए हैं उसके रिगार्डिंग जो एंट्री होगी किस प्रकार से होगी, तो इसमें आपकी 3-4 एंट्रियां बनेगी। तो व्हेन सम एक्सपेंसेज आर इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, फर्म द्वारा भुगतान किया जाता है यानी असेट्स और लायबिलिटीज का प्रोसेस करने पर, तो उसमें एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट जो भी राशि वो आ जाएगी। इसके अलावा सेकंड एंट्री होगी when realization expenses are paid by a partner on behalf of the firm, यानी फर्म के बिहाफ पर अगर किसी पार्टनर द्वारा एक्सपेंसेस का भुगतान किया जाता है तो उस संबंध में आपकी जनरल प्रोसीजर होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन है when a partner has agreed to bear the realization expenses, अगर कोई पार्टनर है और जो रियलाइजेशन में जो खर्चे किए गए हैं अगर उसको बियर या साइन कर लेता है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस संबंध में 2 स्थितियां क्रिएट होती है। एक तो होती है इफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज इज मेड बाय द फर्म, तो इस संबंध में जो रियलाइजेशन का खर्चा है अगर फर्म द्वारा दिया जाता है तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो सेकंड सिचुएशन है इफ द पार्टनर हिमसेल्फ पेज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेज नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, अगर पार्टनर द्वारा स्वयं भुगतान किया जाता है रियलाइजेशन खर्चों का तो इस संबंध में किसी प्रकार की जनरल एंट्री की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। अब इसमें एक नोट दे रखा है महत्वपूर्ण नोट, क्या देखा है इन द एब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज पेइंग द एक्सपेंसेज, यानी जो खर्चा कौन करेगा इसके बारे में अगर सूचना नहीं दी गई है तो इस संबंध में क्या किया जाएगा, इट इज इम्प्लाइड दैट एक्सपेंसेज आर पेड बाय द पार्टनर्स हु हैज अग्रीड टू बियर एक्सपेंसेज। ठीक है। अब नेक्स्ट है 9 नंबर का फॉर एग्रीड रेम्यूनरेशन टू सच पार्टनर हु एग्रीज टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क, तो इस संबंध में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और आपकी नेक्स्ट एंट्री है शायद लास्ट हो गई है फॉर रियलाइजेशन ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल इफ एनी, अगर अनरिकॉर्डेड गुडविल अगर कोई अन्य है कोई है तो उस संबंध में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी गुडविल का पुस्तक मूल्य है वो यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी इसमें अभी और एंट्री है। अब आपकी 10 एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब 11वें नंबर की एंट्री देखते हैं फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है अगर उसका निपटान करना सेटलमेंट करना है तो उस संबंध में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट हो जाएगा। फिर 12वें नंबर की एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑन रियलाइजेशन, जो भी रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी आपका खाता तैयार किया जाता है उसमें जो प्रॉफिट होता है लॉसेज होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी पार्टनर है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे तो उस संबंध में आपकी प्रविष्टि होगी इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअली रूप से हो जाएगा यानी पर्टिकुलर हो जाएगा। और अगर इसमें लॉसेज होता है जैसे इसका विपरीत होगा इन केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन तो पार्टनर्स कैपिटल इंडिविजुअली अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। ठीक है। जस्ट इसके विपरीत एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट 13 नंबर की एंट्री है फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन बाय ए फर्म टू ए पार्टनर, यानी
लोन का सेटलमेंट किया जा रहा है किसके द्वारा, लोन बाय ए फ्रॉम टू ए पार्टनर, फ्रॉम का किसी पार्टनर द्वारा लोन का सेटलमेंट किया जा रहा है, तो एंट्री होगी इसमें बैंक अकाउंट डेबिट लोन टू पार्टनर्स अकाउंट हो जाएगा आपकी। फिर नेक्स्ट एंट्री है महत्वपूर्ण 14 नंबर की 14 नंबर की, फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर बैलेंस शीट में या व्यापार में किसी प्रकार का कोई जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, तो उसका डिवाइडेशन किया जाएगा किसमें, ओल्ड शेयरिंग रेशियो में कर देंगे। तो उस संबंध में प्रविष्टि होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगी, व्यक्तिगत या पर्टिकुलर रूप से हो जाएगी, जो भी पार्टनर्स उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा। 15 नंबर की एंट्री है फॉर ट्रांसफर ऑफ फिक्टियस असेट्स, यानी जो अदृश्य सॉरी आपकी काल्पनिक संपत्ति है, इफ एनी अगर किसी प्रकार की कोई काल्पनिक संपत्ति हो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको ट्रांसफर कर देंगे, जिस प्रकार से जनरल रिजर्व करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड पर्टिकुलर या इंडिविजुअली टू 50 असेट्स आ जाएगी, जो भी काल्पनिक संपत्ति है। नेक्स्ट 16 नंबर की है फॉर पेमेंट ऑफ लोन्स ड्यू टू पार्टनर्स, यानी लोन का भुगतान करना है ड्यू टू पार्टनर्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट आ जाएगा। और लास्ट में फॉर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट्स, अगर पार्टनर सेटलमेंट करना है पार्टनर अकाउंट्स का, यानी निपटान करना है, तो इस संबंध में किस प्रकार से एक एंट्री यहाँ होगी, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। पहले तो होगी इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज ए डेबिट बैलेंस आफ्टर पोस्टिंग ऑफ रीबाउंड एंट्रीज फर्म्स ही ब्रिंग्स इन द नेसेसरी कैश फॉर विच द एंट्री विल बी। ठीक है, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स का अकाउंट का निपटान करेंगे, अगर डेबिट बैलेंस शो होता है, तो जो पार्टनर्स हैं उनके द्वारा राशि या कैश लाना पड़ेगा निजी तौर पर, तो उस संबंध में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगी। और अगर ये जस्ट इसके विपरीत है, द बैलेंस इज पेड ऑफ पार्टनर हुज कैपिटल अकाउंट शोज ए क्रेडिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस शो करता है एंड द फॉलोइंग एंट्रीज इज रिकॉर्डेड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट हो जाएगा, जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा, व्यक्तिगत रूप से जो जितने भी पार्टनर है उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। लास्ट है इट मे बी नोटेड दैट द aggregate amount finally payable to the partners must equal to the amount available in bank and cash account, thus all accounts of a firm are closed in case of dissolution। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो फर्म का समापन है करनी है, तो इस प्रकार की प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल, अब जो एंट्री की उपरोक्त, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके सामने बैलेंस शीट दी जाएगी, आपको रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करना है, जनरल एंट्री करनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। तो इस प्रकार से अभी जो भी आपकी क्यूरीज है, कंफ्यूजन है, इसी एग्जांपल के माध्यम से आपके दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यानी 3 पार्टनर इसमें, एक सीता है, सीता, रीता एंड मीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। Their balance sheet as on March 31st 2017 is as follows। बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ पे तीनों की, तो असेट साइड देखना, अब इनको बैलेंस को अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। कैसेट बैंक के 2500 का है, स्टॉक 2500 का है, फर्नीचर यहाँ पे 1000 रुपये का है, डेटर्स 2000 के हैं, और प्लांट एंड मशीनरी कितने के 4500 के। टोटल असेट्स कितने हो गए 12500 के यहाँ पे व्यापार में असेट्स है। और लाइबिलिटी साइड में देखें तो जनरल रिजर्व यहाँ पे 2500 के हैं, क्रेडिटर्स हम 2000 के हैं मात्र। कैपिटल देखें तीनों कैपिटल 5000, 2000, 1000 है, टोटल कैपिटल 8000 की हो गई, टोटल लाइबिलिटी साइड आपका 12500 हो गया। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसके माध्यम से एडजस्टमेंट या समायोजन करके प्रश्न का सोल्यूशन करना है। तो दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द बिजनेस, उन्होंने बिजनेस फर्म का समापन करने हेतु निश्चय किया। क्या किया, द फॉलोइंग अमाउंट वर रियलाइज्ड। अब इसमें क्या क्या करना है, यहाँ क्या क्या बता रखा है। प्लांट एंड मशीनरी का जो मूल्यांकन किया गया है वो 4250 पे किया गया है। प्लांट एंड मशीनरी पहले 4500 की थी, तो 250 रुपये का लॉसेज है सीधा। स्टॉक 3500 को किया गया है, पहले स्टॉक यहाँ पे 2500 का था, तो 1000 रुपये फायदा हो गया। डेटर्स से है जो देनदार हैं वो 1850 के माने गए हैं, जबकि जो वास्तविक पहले जो डेटर्स थे वो 2000 के थे, तो 150 नुकसान हो गया। फर्नीचर का मूल्यांकन 750 पे किया गया है, यानी इसको 750 पे माना गया है। पहले जो फर्नीचर था 1000 का था, 250 का लॉसेज हो गया। सीता एग्रीड, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सीता एग्रीड टू बियर ऑल रियलाइजेशन पेड बाय द फर्म एक्सपेंसेस, यानी सीता एग्रीड हो चुकी है, जो भी रियलाइजेशन का जो खर्चा फर्म द्वारा किया जाएगा। फॉर द सर्विस सीता इज पेड ₹60, सीता द्वारा 60 रुपये का भुगतान किया गया है। और इसके अलावा एक्चुअल एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड ₹450, यानी यहाँ पे एक्चुअल जो खर्चा हुआ 450 हुआ है, जो फर्म द्वारा किया गया है। क्रेडिटर्स पेड 2% लेस, यानी जो देनदार है उनका 2% कम पर भुगतान किया गया है।
देर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ रुपये 250, यानी यहाँ पे अनरिकॉर्डेड असेट्स थी वो 250 रुपये की मिली है, तो फर्म को फायदा हुआ है। विच वाज टेकन ओवर बाय रीताज रुपीज 200, यानी जो भी 250 की संपत्ति थी वो टेकन ओवर कर लिया गया है किसके द्वारा, रीता द्वारा 200 रुपये में। तो प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब इसी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे, तो बार बार नहीं देखेंगे राशि को। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है वो 2000 के आ चुके हैं, रिताज कैपिटल 200 रुपये की है, अनरिकॉर्डेड असेट्स क्योंकि उसने ले लिया है। इसका बैंक असेट्स रिलाइज्ड है, प्लांट एंड मशीनरी 4250, डेटर्स 1850, स्टॉक आपका 3500 और फर्नीचर 750, टोटल कर देंगे 12550 आ गया। इसी तरीके से स्टॉक को देंगे 2500 का है, फर्नीचर आपका 1000 का हो गया, डेटर्स आपके 2000 के हैं, प्लांट एंड मशीनरी 4500 की है, बैंक क्रेडिटर्स 1960 के हो गए, क्योंकि 4% 2% इनको कम पेमेंट किया गया है, 2000 के थे, 4% 40 रुपया कम हो चुका है। सिताज कैपिटल है 60 रुपये की, क्योंकि उसने भुगतान किया है, और रियलाइजेशन पे जो एक्सपेंस है 60 रुपये का किया था। और इसके अलावा जिनका यहाँ से लेके और ये राशि है 12550 का, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 530 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, जिनको जो ओल्ड ये पार्टनर है 3-3-2 में इसको डिवाइडेड कर लेंगे, और जो भी रेशियो देगा 2:1 उसमें इनको डिवाइडेड कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। तो अब किस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाएगा, तो जो पूंजी है इनकी 5000 सीता की है, रीता की 2000 थी, और ये क्या मीता का 1000 था। इसमें जो रिजर्व फंड था 2500 का, उसको 2-2-1 में उसको डिवाइडेड कर देंगे, 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 ये आ गया। और जो रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट हुआ था 212 सीता को मिला था, रीता को 212 मिला था, 106 मिला था मीता को। इनका टोटल कर लेंगे 1606 तो हो गई मीता की पूंजी, और रीता की 3212 हो गई, सीता की 6272 हो गया। ठीक है, अब अभी नेक्स्ट क्या कर रखा है कि बैंक अकाउंट है, तो 450 रुपये का यहाँ पे एक्सपेंसेस हुआ था, सीता को वहन करना था, तो 450 सीता का हो गया, और इसमें रीता का 200 रुपया है, असेट्स वाला आ गया, तो ये मीता की पूंजी 1606 आ गया, और 200 3012 करेंगे तो 3212 आ गया, और इसको टोटल करेंगे 6272 रुपया यहाँ पे ये आ चुका है। फिर ये आपका बैंक अकाउंट तैयार किया गया था, रियलाइजेशन के डिटेल्स में 1960 के थे, क्योंकि जो पेमेंट किया गया है तो 40 रुपये कम का किया गया है। इसके अलावा सीताज कैपिटल है 450 की थी, एक्सपेंसेस किया था, और सीताज कैपिटल, रीताज और मीताज जो कैपिटल है वो यहाँ पे जो राशि है वो आ चुकी है। ठीक है, तो ये राशि यहाँ पे असेट्स जो रियलाइजेशन असेट्स थी वो ये राशि यहाँ से निकल गई है। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस बीडी है 2500 का आ गया, और जो रियलाइजेशन असेट्स रिलीजेड है 3300, सॉरी असेट्स रियलाइज्ड है 10,350 रुपये की आ चुकी है। ठीक है, तो आपका सेकंड नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आज का इस वीडियो में तीसरा एग्जाम्पल ही कंप्लीट करेंगे। अब जो आगामी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो रिमेनिंग जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, प्रैक्टिकल है, थोड़ा फिर बोरिंग हो जाता है। तो इसको देखते हैं। रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म हु विभा, शोभा एंड अनुभा इन द फॉलोइंग केसेज। यहाँ 3 पार्टनर है, विभा है, शोभा है एंड अनुभा है, इन द फॉलोइंग केसेज है। अब यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है, क्या दे रखी है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड रुपीज, यानी जो भी खर्चा होगा फर्म के समापन पर डिसोल्यूशन पे 6500 रुपये का होगा, 6500 का होगा। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज रुपये 7800 वर पेड बाय अनुभा, यानी डिसोल्यूशन पर जो भी खर्चे हुए हैं 7800 रुपये का भुगतान किसके द्वारा किया गया, अनुभा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है विभा वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच सी वाज गिवन रेम्युनरेशन रुपीज 12,000, यानी जो भी डिसोल्यूशन का कार्य किया जाएगा उसकी देखरेख के लिए इसको पारिश्रमिक दिया जा रहा है विभा को 12,000 रुपये का। शोभा वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच सी वाज अलाउड ये रेम्युनरेशन रुपीज, इसको 15,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सी एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज, और उनके द्वारा जो भी डिसोल्यूशन पे खर्चा होगा वो बियर करने का निर्णय लिया जाता है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज पेड बाय हर अमाउंटेड रुपी, जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेज हुआ है उसका जो एक्चुअल खर्चा भुगतान किया गया है कितने का, 11,800 का। नेक्स्ट है अनुभव वाज टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच सी वाज अलाउड ये रेम्युनरेशन रुपीज 12,000। सी ऑल्सो एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेज एक्चुअल एक्सपेंसेज रुपीज, यानी इसने 12,000 का बियर एग्रीड हुई है, लेकिन एक्चुअल 9,500 का हुआ है, वर पेड बाय द फर्म द्वारा भुगतान किया गया है। Anuba looked after the dissolution work for remuneration rupees
8,500 एंड एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अप टू 6,000. एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय हर वर ₹76,000. फिर है विवा वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच शी वाज अलाउड ए रेम्युनरेशन ₹14,000. शी एग्रीड टू टेक ओवर investment of the book value ₹13,000. Towards payment of her remuneration, investment have already been transferred to the realization account. ठीक है, अब इसमें जो राशि दी गई है उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री करेंगे. तो यहाँ पे बैलेंस शीट और आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन जो राशि आएगी वो बैलेंस शीट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तभी आपको पता लग पाएगी. तो बैलेंस शीट से आपको मतलब नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने के बाद में राशि आएगी. लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बात कर लेते हैं एंट्री की. फर्स्ट एंट्री आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कैश या बैंक अकाउंट. तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म द्वारा भुगतान कितने का किया गया? 6500 रुपये का किया गया. तो ऊपर बात कर चुके हैं. फिर इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अनुभाज कैपिटल अकाउंट है 7,800 का था. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय अनुभा द्वारा 7,800 रुपये का भुगतान किया गया था. फिर रियलाइजेशन टू विभाज कैपिटल अकाउंट है 12,000 का. तो रेम्युनरेशन गिवन टू विभा यानी विभा को पारिश्रमिक दिया गया था 12,000 रुपये का. इसका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शोभाज कैपिटल अकाउंट है 15,000 रुपये की. तो रेम्युनरेशन अलाउड टू शोभाज फॉर लुकिंग आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क या डिसोल्यूशन का जो वर्क किया गया उसके लिए इसको पारिश्रमिक दिया गया है कितने का? 15,000 का. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुभाज कैपिटल अकाउंट है. तो रेम्युनरेशन अलाउड टू अनुभा है 12,000 रुपये का. ऊपर देख चुके हैं किस किस को कितना रेम्युनरेशन मिला है था. और इसके अलावा जो नेक्स्ट एंट्री होगी इसमें सेकंड नंबर की अनुभाज कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश या बैंक है यानी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म एंड ब्रोन बाय अनुभाज कितने का? 9,500 का था. और इसके अलावा रियलाइजेशन टू अनुभाज कैपिटल अकाउंट थी 8,500 की. तो रेम्युनरेशन पेबल टू अनुभा का था 8,500 का था. और इनका जो करेंगे यानी इनका रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करने के बाद में जो भी वेरिएंस आएगा यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुभाज कैपिटल है. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय अनुभाज ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म यानी 1,600 रुपये का ये हो चुका है. और जो लास्ट एंट्री है उसमें किस प्रकार से कोई प्रविष्टि नहीं होगी. ठीक है, तो आपका ये तो यहाँ पे एक तरह से एंट्री देखी थी. अब आगामी जो भी एग्जाम्पल आएंगे आपके 10-12 एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन करेंगे. तो उसमें आपका सभी प्रकार से पहले बैलेंस शीट आएगा, फिर एडिशन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, फिर समायोजन करेंगे, फिर आपका रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे, वसूली खाते में प्रॉफिट होता है लॉसेज होता है उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर आपको बैंक अकाउंट बनाएंगे और उसके माध्यम से आपको जनरल प्रविष्टि करके प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका 3rd नंबर का वीडियो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा. तब तक के लिए धन्यवाद.